अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेन। नाज़रीन, साल 2020 इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है और 2021 का नया साल कल ही शुरू हो चुका होगा। इस साल में गुज़श्ते सालों के मुकाबले में महंगाई की क्या सूरत हाल रही, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन वो तबका जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर है और पिसा हुआ है, जो गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, वो लोग क्या कहते हैं इस बारे में, आइए उन्हीं से जानते हैं और फिर आपको उसके बाद मार्केट में भी बताएंगे, ताजिरों से भी बात करके कि रेट्स की क्या सूरत हाल रही। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आतिफ। अच्छा आतिफ, ये बताइए कि महंगाई कैसी रही? अब साल ख़त्म हो गया है 2020। महंगाई तो सर तकरीबन महंगाई बढ़ रही है। हम लोग तकरीबन सुबह से आए हुए यहीं खड़े हुए हैं और एक भाड़ा भी नहीं लगाया और तकरीबन 200-250 रुपये हमारा रोज़ का यहाँ का खर्चा और 250-300 रुपये गधे का खर्चा। तो महंगाई इस हिसाब से मज़ीद महंगाई बढ़ रही है, कोई नीचे नहीं आ रहा। पहले हम लोग 150 रुपये का गाजदाना लेते थे, अभी 300 रुपये का गाजदाना है। तो तकरीबन महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई इजाफा नहीं हो रहा। गुजारा कैसे होता है? बस देखो अल्लाह पाक ये निज़ाम चला रहा है। बाकी हम देखो सुबह 8 बजे गए हैं अपने घर से और किराए का हमारा घर है, तो ये गाड़ियाँ भी समझो किराए की चला रहे हैं, तो हमारे पास कोई रोज़ी रोज़गार का कोई वो नहीं है मसला। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? हुनैन। अच्छा उन्हें महंगाई के बारे में बताइए, साल ख़त्म हो गया 2020 कैसा रहा, 2019 कैसा था, 20 कैसा रहा? 2019 2018 ये बहुत ही ख़राब, इमरान खान का दौर टोटली ख़राब था। इससे अच्छा नवाज़ शरीफ था, बल्ले करप्ट था, जो भी था। महंगाई तो कम थी, चलो इसने तो उससे ज़्यादा कर्ज़े ले चुका है, मगर फिर भी उस हालत में नहीं आया। इसने बोला अगले 2 महीने सब्र कर जाओ, 3 साल सब्र कर जाओ। अभी कितना सब्र करे, 2020 एंड होने को अभी आप चीनी देख लो, दिन ब दिन बढ़ गई। दालें देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आटा देखो कहाँ से, खाने की पहुँच से तो दूर ही हो गया ना। बंदा क्या खाएगा, गरीब आदमी क्या खाएगा? आज तेल की पोजीशन 260 रुपये आज लिया, क्या खाएगा बंदा? गरीब आदमी तो कुछ भी नहीं खा सकता। जो बेचारा रोड पे रह रहा है वो किस तरह गुजारा कर रहा होगा, उसका हाल कैसा है, क्या करेंगे ऐसा? इस हुकूमत से अच्छी तो जो करप्ट हुकूमत थी वो अच्छी हुकूमत थी। चलें ठीक है, शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आइए हमारे साथ चलिए। हाँ। मजदूर का कुछ भी गुजारा नहीं है। पिछले साल कैसे होता था? 2-3 साल पहले क्या सूरत हाल होती थी और अब क्या सूरत हाल है? 2-3 साल बहुत अच्छा था, कारोबार सही चल रहा था, सब चीज़ अच्छा था। अभी इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया है, इतना महंगाई किया है कि वो गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया है। अभी गुजारा कैसे होता है? अभी बहुत मुश्किल है गुजारा। आप मजदूरी करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, कितना कमाते हैं, क्या होता है? 8 घंटे काम करते, इसमें 500-600 कमाते, पहले 1000-1200 कमाते थे। गुजारा नहीं है बिल्कुल। चलें आए आगे देखते हैं, आए और कुछ मजदूरों से बात करते हैं, शायद ये बात करें। आप महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं आप? ये हमारा बंदा बैठा नहीं, आप अपने घर की बात बताएं ना, आपका घर कैसे चलता है महंगाई के हवाले? हमारा ये बंदा बैठा हुआ। आपके बोलने पे पाबंदी है? जी भाई। किसने लगाई है? इधर आए। बोलने पे पाबंदी है आपकी? चलें जी, ये देखें, ये मज़दूर तबका है, गरीब तबका है, जो सबसे ज़्यादा परेशान भी रहता है और कहता भी है परेशानी है बहुत, लेकिन बात करने के लिए ऑन कैमरा वो तैयार नहीं होते। अच्छा आप बताएं, आप भी तो मज़दूर तबके से आपका ताल्लुक़ है ना, तो क्या सूरत हाल रही है इस साल में? महंगाई की क्या सूरत हाल रही है? महंगाई बहुत है जी, ये आपका इमरान खान आया हुआ, बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा, क्यों, उसने क्या ऐसे काम किए कि महंगाई हो गई? कैसे काम किया? बाहर से कर्जे उठा रहा है, खुद अपने पेट भर रहे हैं, बाम को भूखा मार रहे हैं, और क्या हो रहा है सबको पता। पिछले सालों में क्या हो रहा था? इससे 2-3 साल पहले, 4 साल पहले क्या पोजीशन थी? पहले हुकूमत थी, ये मूंग दाल उस टाइम 60-70 रुपये किलो बेच रही थी, अब 200 रुपये किलो बेच रही है। जो चावल उस टाइम 100 रुपये किलो था, अब वो चावल 180-90 रुपये किलो बेच रहा है। आपके साथ और भी मजदूर दोस्त साथी होंगे, वो लोग कितना कमाते हैं और अखराजात में कितना चला जाता है? आपके खुद की गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है जी, गुजारा मुश्किल से होता है। गोश्त आप कितने अरसे बाद खाते हैं? गोश्त भाई बाहर नहीं खाता, 700-800 रुपये किलो गोश्त कौन खाए? सब्जियों की क्या सूरत है? उसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। महंगी है, अदरक का देखो कितना है, 1000-1200 रुपये किलो बेच रहा है। तो आदमी अंडी में डाले जाए, उसको देखे, ये बेच के गुजारा करो। तो अगर फैमिली किसी की 4-5 अफराद हों या उससे बड़ी हो तो वो कैसे गुजारा करे? बहुत मुश्किल से जी, देखा ही लोग खुदकशी कर रहे हैं, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। आपके चैनलों में खबरें आती हैं, लोग बच्चे बेच रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? आप क्या मशवरा क्या देंगे आप गवर्नमेंट को? मशवरा ये, गवर्नमेंट देखो अपने दफ्तरों में बैठी है, असेंबली में बैठी है, बाहर निकलते नहीं देखती है ना गरीब आदमी क्या कर रहा है। गरीब मरे जी, उनको कोई वास्ता नहीं है, उनको कोई वास्ता नहीं है। एक कैमरामैन है, उसकी 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, उसके लिए जितनी मर्जी महंगाई हुई, ऊपर से आराम खाना वो अलग,
उसको ग्रांट मिल दिया 40-50 लाख की, 10 लाख लगाता है, बाकी अपने घर में लगाता है। ठीक है, बिल्कुल अब सही ये पकड़ते हैं जी, जैसे ने पैसे खाए उसको अंदर बंद करते हैं, दूसरे दिन बाहर आ जाता है। क्या फायदा पकड़ने का उसको? ऐसे सियासतदानों का भी क्या करना चाहिए जो करप्शन करते हैं, इन जो लोगों को कौम का समुद्र पैसा में खाते हैं? डालना चाहिए, एक हेलीकॉप्टर में भरे समुद्र में फेंके, कोई नया सियासतदान आ गया है। ये नाज़रीन देखें, जो इन्होंने बात की है उससे ये सारे मजदूर तबका जितना भी है, मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने सब ने हिमायत की और ये सबके यही आवाज़ है और सब लोग पीछे से यही कह रहे थे कि वाकई ये जो कमेंट दे रहे हैं ये सही कह रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, बताइए कि महंगाई क्या सूरत है पिछले सालों का? पिछले साल में फिर भी गुजारा होता था, इस साल में तो वश से बाहर हो गया है। आपकी गाड़ी अपनी है, किराए की है? गाड़ी तो मेरा किराए किया। किराए की। अच्छा, तो कितना कमाते हैं रोज का आप? खर्चा कैसे होता है? बचत कितनी करते हैं? बचत यार गुजारा होते है, बस अल्लाह का शुक्र है गुजारा होते है, उसमें और बचत तो नहीं होते यार। कभी 500 बच जाते, कभी 400 बच जाते, कभी 600 बच जाते, 200 रुपये भाड़ा निकालते बस, बाकी गैस खर्चा अलावा 200 का 300 का 400 का गैस चल जाते। गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? भाई ये थोड़ा महंगाई कम होना चाहिए यार, बस से बाहर हो यार। सर, महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं, 2020 एंड हो गया। टूट गई कमर तोड़ दी भैया, मार दिया सब तो ना, कुछ भी नहीं कह सकते। जो वो नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था ना, पुराना सही था। मेरा ख्याल है बेहतर यही है, वापस लौट जाते हैं ना, वापस लौट जाते हैं, बेहतर रहेगा और न मर जाएंगे। पहले जो पाकिस्तान था वही सही था, क्योंकि ये पाकिस्तान में तो लगता है एंड है। इससे अच्छा मैं तो बोलता हूँ ये कोरोना से बचने से बेहतर है, इससे बेहतर जंग कर ले इंडिया पाकिस्तान की, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसमें यह है कि शहीद होंगे, उसमें टेंशन नहीं होगी, कोरोना से पहले ये लोग मार देंगे सबको। आप तो नौजवान इतने नाउमीद क्यों हैं? कुछ अच्छा भी हो रहा होगा? तो हम लोग की यही था, बेरोजगारियां बढ़ गई, कोरोना की वजह से काम धंधा तो हो रहा नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी को कोई फायदा ही नहीं है। जो काम पर है बेचारों को निकाल लें काम से, और जो लगे हुए हैं बेचारे अपना कारोबार कर रहे हैं, उनके सारे टीन टप्पर उठा के बाहर फेंक रहे हैं। इससे अच्छा है पुराना पाकिस्तान सही था, खुद भी खा रहे थे, सबको खाने भी दे रहे थे। जैसे इमरान खान साहब जो आए थे बड़े ख्वाब दिखा के, बड़े इन्होंने भी 142 दिन का एहतिजाज करा था, इन्होंने इसी उस पर तो करा था, महंगाई के उस पर। अब ये बताओ ना, ये कहाँ पर है? ये अपने आप से खुद पूछे ना। ये लोग खुद बोल रहे थे कि पेट्रोल इतने पर है और ये हुकूमत नवाज शरीफ और जरदारी इतने में दे रहे हैं। अब ये लोग कहाँ पर हैं? इमरान खान की ये सोच कहाँ गई है, मुझे ये पता है ना। कम से कम ये तो खुद बड़ी इन्होंने उम्मीदें रखी थी कि हम महंगाई कम करेंगे, हम ये करेंगे। बड़े इन्होंने कुरान शरीफ की आयतें वगैरह सुना के लोगों को जो है अपनी तरफ मुतवज्जे करा। और अब ये खुद बताए ना इमरान खान साहब की, अभी आवाम जो और वो तो टीवी पे देते ही नहीं है, जो रोज़ाना भाई गरीब आवाम जो बेचारी मर जाती है, गुर्बत से मर रही है, खुदकुशियाँ कर रही है, ये तो लोग छुपा देते हैं। मेरे ख्याल तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि कितने लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि इसके बारे में कुछ करा जाए भाई, मजीद इससे पहले कि मजीद आवाम अपने बच्चों को भी मारे, खुद भी मारे, कुछ करा जाए इसके खुदारा। ठीक है, और हम बात करते हैं, कुछ पुलिस अफसरान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई बहुत है। महंगाई के हवाले से कि अब गुजारा कैसे हो रहा है, पिछले सालों में क्या सूरत हाल थी, बस अब क्या हो रहा है? महंगाई को फेस कर रहे हैं, बस यही है। महंगाई तो बहुत है, गरीब आदमी महंगाई में पिस रहे हैं। तो अखराजात कैसे पूरे हो जाते हैं? नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। गुजारा कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी है तनख्वाह भी, लेकिन जिन लोगों की नौकरी भी नहीं होगी तो उनके लिए तो और ज़्यादा। उनके लिए तो मसाइल हैं। देखो, एक बेरोजगारी, एक महंगाई, दोनों चीज़ें हैं। जी नाज़रीन, हमने आपको बताया कि अवाम क्या कहती है महंगाई के हवाले से, और अब कुछ ताजिरों से भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं हमें कि महंगाई की शरह में किस हद तक इजाफा हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि आम आदमी महंगाई के बारे में क्या कह रहा है। हम यहाँ मौजूद हैं जोड़िया बाज़ार में, और उससे मुल्का जो मुख्तलिफ बाज़ार हैं वहाँ मौजूद हैं, जहाँ खाने पीने की अशिया जो है वो होलसेल में भी दस्तियाब हैं, रिटेल में भी लोग देते हैं, यहाँ से आम लोग भी आकर ख़रीदते हैं, और उसके अलावा जो दुकानदार होते हैं वो भी यहाँ से जाके और ख़रीद के और फिर आगे लोगों को पहुँचाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जोड़िया बाज़ार एसोसिएशन के नुमाइंदे अब्दुल कादिर नूरानी साहब। हम उनसे मज़ीद बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस महंगाई के सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम साहब।
बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आपकी क्या जिम्मेदारी है आजकल, थोड़ा सा ये बता दें फिर ये हम आगे बस जोड़िया बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी मैं मार्केट का, और ऐसे भी मार्केट तकरीबन समझो हमारी अपनी मार्केट है सारी। ये डांडिया बाजार में जहाँ आप खड़े हुए हैं ये भी यहाँ की एसोसिएशन अलग है, कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन है, दाल चावल में डील करती है। बाकी गर्म मसाले में, ड्राई फ्रूट में हम लोग खुद डील करते हैं जोड़िया बाजार में। ये बताइए कि 2020 अब इख्तिताम पजीर है और अब जब नाजरीन ये देख रहे होंगे तो वो 31 दिसंबर होगा, तो उसके बाद नया साल शुरू हो जाएगा। 2020 कैसा रहा, महंगाई के हवाले से थोड़ा सा कंपैरिजन बताएं। ऐसे तो 2020 ओवरऑल तो मतलब जाहिर सी बात है कि दिनों का तो कोई वो नहीं मुआवजा किया जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि बहुत ज़्यादा ताब और परेशान हाल रहा लोगों के साथ। खासतौर पर कोरोना ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया लोगों को। अच्छी खासी जो कारोबार का टर्नओवर था, हमारा सब कम टर्नओवर पे चलता है, टर्नओवर सारा रुक के रह गया जिस तरह लॉकडाउन के चक्कर में, और बहुत सारे दुकानदार इसमें डिफॉल्टर भी बहुत ज़्यादा हो गए मार्केटों में महंगाई की वजह से, और आम आदमी भी इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि प्राइस लिस्ट कमेटी के अंदर भी हम हैं, लेकिन उस तरीके से रेट की इम्प्लीमेंट नहीं होती क्योंकि हमारे पास 90% ज़्यादा इम्पोर्टेड माल है, 90% ज़्यादा इम्पोर्टेड माल है जिसकी ITP की ड्यूटी के तहत हमें रिलीज़ कराते, फंड वंड यहाँ से कराते कस्टम से, लेकिन उस तरीके से हम उसको काबू नहीं कर सकते। अच्छा ये बताएंगे ये महंगाई कितना बड़ी है, अगर आप शरह के हिसाब से कुछ बताएंगे पीछे 2019 में और 20 में क्या फ़र्क रहा? 2018 में फिर भी काफ़ी हद तक बेहतरी थी, 2019-20 के अंदर तो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई है, तकरीबन 30 से 40% तक रेटों में तेज़ी आई है। और ये रेट किन चीज़ों में महंगे हुए हैं? देखिए हम खुद एक ज़रूरी मुल्क हैं, तो हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें बाहर से आते हैं, जो मकामी सतह पर तैयार होती हैं चीज़ें हम उगाते हैं खुद, उसमें क्या सूरत हाल है? मुकामी सतह पे जो चीज़ें उगाते हैं ना, वो बारिश के अताब के अंदर लाल मिर्ची वगैरह बहुत ज़्यादा लाइन में ख़राब हो गई, तो जिसकी वजह से लाल मिर्ची की रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए। लाल मिर्ची जो 300 रुपये किलो होती थी आज 800 रुपये किलो से कम नहीं है, समझे। इस तरह आटे के अंदर देखिए हमारी अपनी पैदावार आटे की गवर्नमेंट ने सप्लाई दी नहीं फैक्ट्री ओनर को, तो आटा बाहर से इंपोर्ट करके और बहुत महंगा बिक रहा है मार्केट में, तकरीबन 70 रुपये किलो बिक रहा है माल। हाँ, जबकि गवर्नमेंट की रेट बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट सप्लाई उस तरीके से फुल फ्लेश दे नहीं रही, इस वजह से रेट महंगाई बहुत तरह से वो ज़्यादा ऊपर है। और उसके अलावा जो बाहर से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आती हैं वो तो फिर और भी महंगी हो गई होंगी। इंपॉर्टेंट आइटम क्या क्या आते हैं? जैसे टोटल तकरीबन दालें भी इंपोर्ट में आ रही है आजकल, दालें भी रही है ऑस्ट्रेलिया से, ब्राज़ील से, अमेरिका से चना आता है, बहुत सारी चीज़ें। इस तरह गर्म मसाले हमारे चाइना से आते हैं, आपका इंडिया से आते हैं, अमृतसर से और बाया दुबई होके आ रहे हैं इम्पोर्ट के हवाले से। इस तरह काली मिर्च वगैरह गोटेमाला से आती है, छोटी इलायची गोटेमाला से आती है, तो जाहिर सी बात डॉलर के तरह से भी आपकी नज़र में आप कुछ समझते जहाँ 100 रुपये से 160 रुपये तक डॉलर चला गया, तो उसकी वजह से रेटों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल आ गया है। आने वाले साल में क्या उम्मीद रखते हैं और क्या ऐसी चीज़ें आप सजेस्ट करेंगे कि जिससे कुछ इसको कंट्रोल हो सके? अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद करते हैं, हम अपने वज़ीर आज़म से भी गुजारिश करते हैं कि कोई अच्छी पॉलिसी लेकर आए। इंपोर्ट की वजह से लोगों की परेशानियाँ बहुत बढ़ गई है और कस्टम में रिश्वत इतनी ज़्यादा हो गई है कि जहाँ पहले एक कंटेनर 25-50 हज़ार अनऑफिशियली खर्चा आता था, अब 3-3 लाख रुपए खर्चा आ रहा है एक कंटेनर पे, जिसकी वजह से महंगाई सारी बढ़ती आ रही है। आइटमों पे लोड पड़ता है ना सारा, गरीब आवाम पे सारा नजला गिरता है, इस पर आम आदमी को परेशानी होती है। दुकानदार तो जाहिर सी बात है एक चीज़ 1 रुपये की लेगा तो 1.25 रुपये की बेच देगा, 1 रुपये 10 पैसे की बेच देगा, इससे ऊपर तो नहीं बेच सकता। नाजायज़ मुनाफाखोरी तो कोई भी नहीं करता, लेकिन एक चीज़ आगे से आएगी महंगी तो उसका क्या हाल है? कोई हल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नूरानी भाई, आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन अब बात करते हैं कुछ मईशत की। हम यहाँ मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जहाँ पर FPCCI के इंतखाबात भी मुनक्किद हो रहे हैं और हमारे साथ एक मारूफ बिजनेसमैन मौजूद हैं, चेयरमैन हैं MS ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के, और चौधरी मोहम्मद हुसैन जाहिद साहब जो हैं वो नेशनल बिजनेस ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि 2020 कैसा रहा मईशत के हवाले से और आगे वो क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
मेट्रो न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। जो आप 2020 का पूछ रहे हैं मईशत का, ये पूरी दुनिया में एक रूटीन का साल नहीं था। इसमें बहुत अप्स डाउन आए और दुनिया में जो कि 100-200 साल के बाद या 400 साल की हिस्ट्री में ये बात इस तरह का नहीं आई जो कोविड-19 आया। तो उसमें बहुत सारे मुल्कों की मईशत अप भी हुई है और बहुत सारी की बहुत नीचे चली गई। स्पेशली जो थी टूरिज़म इंडस्ट्री वो बहुत नीचे गई है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टूरिज़म था ही नहीं, तो इसलिए पाकिस्तान को मैं समझता हूँ वो नुकसान नहीं हुआ जो टूरिज़म इंडस्ट्री जहाँ जिन मुल्कों में ज़्यादा थी जिनको वहाँ पर नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ जैसे इसमें अब हर एक मुश्किल में एक आप अच्छी अपॉर्चुनिटी भी निकाल सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में अब टेक्सटाइल सेक्टर में हुआ कि जो 30 साल की हिस्ट्री में इतना बूम नहीं आया जितना फैसलाबाद में पूरे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तकरीबन 90 डेज़ के अब जो उनको ऑर्डर आ रहे हैं वो 3 महीने की बाद की डेट दे रहे हैं। तो इतनी लेबर शॉर्ट है। तो बाकी जो है गवर्नमेंट ने कुछ बेहतर चीज़ें की हैं जिससे कोई डॉलर नीचे आया है, कुछ और चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट जो है कुछ बेहतर हुई हैं, इंपोर्ट्स कुछ कम हुई हैं। जो इसका आपस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था वो बराए नाम फ़र्क रह गया है। कुछ ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी थे उन्होंने भी काफ़ी पैसा भिजवाया है। मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत अगर जो सारे जितनी बिज़नेस कम्यूनिटी है, स्पेशली मैं बात करूँगा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की FPCCI की जो अपेक्स बॉडी है पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्यूनिटी की, इसमें ये अपना बेहतर किरदार उस लेवल का पिछले साल अदा नहीं कर सकी। कुछ तो एक कोविड की वजह से, कुछ वो कोई उनके अपने कोई होंगे मसाइल, वो अपना बेहतर किरदार अदा नहीं कर सकी। ये अगर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो अपना भरपूर किरदार अदा करे, मुल्क में बिज़नेस कम्यूनिटी को आगे लेके आए, उनके मसाइल R&D करे, इसमें एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पे होनी है गवर्नमेंट को, ये कोई बात नहीं होती। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने टाइम दिया। ये कोई बात नहीं होती कि गवर्नमेंट को ये कह दिया जाए टैक्स कम कर दो। हाँ भी टैक्स कम कर दिए जाएंगे, उनको करना कहाँ से पूरा, कैसे करेंगे पूरा, बाकी किधर से वो सिस्टम कैसे चलाना। प्रपोजल दी जाती है, बाकायदा एक उनको सिस्टम बना के दिया जाए, एक प्रपोजल बना के दी जाए, एक पूरा रोड मैप बना के दिया जाए कि ये यहाँ से आप टैक्स कम करेंगे, यहाँ से आपका रेवेन्यू गवर्नमेंट को पूरा होगा। ये सारी चीज़ें जब करेंगी तो ये कर सकती है फेडरेशन, कर सकती है चैम्बर्स, जो बड़े चैम्बर्स वो कर सकते हैं। मैं सही बात चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ और ये जो सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब हुआ हूँ। हमने इस पे बहुत सारा काम किया हुआ है। बाकी बात ये है कि गवर्नमेंट को भी ये ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट का भी ये फ़र्ज़ है कि ये जो हमारे अदारे हैं इनकी बात सुनी जाए, इनकी जो बेहतर तजावीज़ हैं उन पर अमल दरामद किया जाए, या कुछ तजावीज़ बेहतर नहीं होती तो उसमें कोई तब्दीली कर दी जाए। और जहाँ भी ये जब एक पॉलिसी बनती है उसमें हमारे चैम्बर्स के नुमाइंदों को, फेडरेशन के नुमाइंदों को उसमें प्रॉपर एक मौका दिया जाए, उनका नॉमिनेशन उसके अंदर हो ताकि बेहतर एक अफ़हाम तफ़हीम के साथ ये सारा सिस्टम चले। हम ये कभी नहीं ऐसा होता, हम नहीं ये चाहते कि गवर्नमेंट एक तरफ हो और बिज़नेस कम्यूनिटी दूसरी तरफ हो, ये दोनों का मिल के चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। चलिए मोहम्मद जाहिद साहब ये बताइए कि जगुआर मोटरसाइकिल्स को भी आप हेड करते हैं, ये भी आपका एक ब्रांड है, आपके और क्या क्या बिजनेसेस हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा मोटरसाइकिल का प्लांट है MS जगुआर के नाम से। 70cc 100cc मोटरसाइकिल बनाते हैं। और दूसरा हाउसिंग सेक्टर में मेरे 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। स्पेयर पार्ट्स की 2 मेरी कंपनीज़ हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। और मेजर मैं आपको ख़ास बात बताऊं कि पाकिस्तान में सबसे पहले इलेक्ट्रिक बाइक हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी 2002 में। उस वक्त टेस्ला भी नहीं आया था पाकिस्तान में, हमारे पास उतने वसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी जिस वजह से हम उतना बेहतर किरदार अदा नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने जो EV पॉलिसी बनाई है ये हमने गवर्नमेंट को तजावीज़ दी हैं, हमने इसको सारा आगे लेके आए हैं। ये 1-1.5 साल हमें लगा, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजूर हो गई है। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी मुल्क की मईशत में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। तो ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ा एक सहूलत भी होगी, फ़ायदा भी होगा। ये मेरी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई, एक आध मिनट इस पर लूँगा कि मैंने ये प्रपोज़ल दिया है कि ये आपकी मुल्क में गुर्बत ख़त्म करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। जैसा कि पाकिस्तान के हर घर में कम से कम एक बाइक ज़रूर मौजूद है, 2, 3, 4 भी हैं। और जो
कन्वेंशनल बाइक है जो पेट्रोल पे चलती है वो एवरेज महीने का 4,000 रुपया उस पर या 5,000 खर्च आता है, और इस बाइक के ऊपर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसके ऊपर सिर्फ महीने का 500 रुपया खर्च आता है, और इसके इंजन भी नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, चैन गरारी सेट नहीं है, ट्यूनिंग नहीं है, मोबिल ऑयल नहीं चेंज होना, और हर बंदे को महीने का 3, 3,500, 4,000 का फ़ायदा होगा। तो जब मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात की, फवाद चौधरी से मेरी बात हुई, शिबली फराज साहब से बात हुई, तो जब हमने सामने कहा, मैंने उनको ये बात कही है कि ये आप ऐसा समझें कि आपने पाकिस्तान के हर घर में हर महीने 3-4 हज़ार रुपये का ड्राफ्ट भेज दिया है आपने। तो 3-4 हज़ार रुपया क्या चीज़ है, हमें अल्लाह ताला ने सबको नवाजा हुआ है। जो बंदा 15,000 जिसकी सैलरी है उससे पूछें 4,000 रुपया या 3,000 रुपया हर महीने क्या चीज़ है। तो ये मुल्क में गुर्बत ख़त्म करने में भी बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइए कि इस हवाले से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से कई एक और भी कंपनी ने ऐलान किया था लेकिन वो कर नहीं पाए, जैसे 4 व्हील या 3 व्हील या इस तरह की, लेकिन गवर्नमेंट की अब जो पॉलिसी वो पॉलिसी मंजूर नहीं हुई थी। इस पॉलिसी अब मंजूर हो गई है। इस पॉलिसी में ये है कि आपकी इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, उस पर सेल टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, उस पर रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो ख़त्म कर दी गई है, टोकन में रायत दी गई है, टूल प्लाजा पे रायत दी गई है, ये सारी चीज़ें उसमें की गई हैं। तो अब मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की? हाँ वो होगी, 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर सब तरह की हो सकती है, राइट। तो अब इस सेक्टर में जो ऑटो इंडस्ट्री का सेक्टर है, मोटर बाइक्स का जो सेक्टर है, इसमें आपके ख्याल में और क्या बेहतरी की गुंजाइश है, क्या होना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करेंगे? उसमें एक तो ये है कि हमारे क्वालिटीज़ के इशू आते हैं। पूरी दुनिया में कारें इस लेवल की बन रही हैं कि वो सारा सिस्टम जब वो चल रहा है उसमें इतनी क्वालिटी की चीज़ें, हमारे वही कारें बन रही हैं, 1-2 कंपनी बना रही हैं 20-20, 30-30 साल से, उनकी वही क्वालिटी की कोई हालात नहीं है। दुनिया कहाँ पे कहाँ चली गई है। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को चाहिए, जो गवर्नमेंट के बाकी इदारे हैं उनको चाहिए कि क्वालिटी पर तवज्जो दें। और जो ऑन सिस्टम चला हुआ है, एक मतवाज़र इकॉनमी चल रही है, हर कार पे 2 लाख 1.5 लाख रुपया ऑन दिया जा रहा है, उस पर ऊपर सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि ऑन ख़त्म हो, जिसको ज़रूरत है वो कार ले, और 1 साल के अंदर जिसकी कार सेल करता है या 6 माह के अंदर उसके ऊपर ड्यूटी इस तरह की लगा दी जाए ताकि वो बंदे जो अपनी गाड़ियां बुक करवाते हैं ऑन के सिस्टम के लिए वो ना करवा सकें, जो जेन्युइन बार है वही सिर्फ ख़रीदे। तो इसमें और रेट सुन के जो कंपैरिजन नहीं हो रहा, जो खित्ते में जो बाकी ममालिक है जितने पाकिस्तान में रेट बढ़ गए हैं, इस गवर्नमेंट आवाम की दस्तरस से ये कारें बाहर चली गई हैं। और मोटरसाइकिल तो है, अब रॉ मटेरियल इतना बढ़ गई कीमतें का, मोटरसाइकिल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। वो भी रॉ मटेरियल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लाइफ में पहले ऐसा कभी नहीं हमने देखा कि जो 100 रुपये किलो की चीज़ थी वो 300 रुपये तक पहुँच रही है, 150 रुपये किलो तक पहुँच रही। और मोटरसाइकिल की एवरेज पाकिस्तान में कीमत 5,000 रुपया ये 2 माह में 2.5 माह में कीमत बढ़ गई है 70 सीसी की। तो जिस तरीके से बढ़ रही हैं ये 1-2 माह में 5-10 हज़ार, और जो 40-45 हज़ार की मोटरसाइकिल थी ये 60,000 में हो जाएगी 1-2 माह में। चलिए बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद साहब, आपने टाइम दिया हमें और बड़ी कारआमद गुफ्तगू हुई आपसे। थैंक यू, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया जी, आपके ग्रुप का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मेट्रो न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने इकॉनमी की गुफ्तगू सुनी। चौधरी मोहम्मद जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप के, और उन्होंने हमसे बात की इकॉनमी की 2020 के हवाले से भी बात की और उन्होंने मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के हवाले से भी बात की। मोहम्मद हुसैन जाहिद साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं MS ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के भी, और हमारे साथ बात की। और अब चलते हैं आगे के आपके लिए और आगे क्या मालूमात है हमारे पास। याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी बाकायदा जो है ना वो सर्विसेज शुरू की थी ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग करें, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो काउंसलिंग को कोई मानता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो काउंसलिंग की अगर किसी को मशवरा दे दें तो वो कहते हैं मैं पागल तो नहीं हूँ। हालांकि हर इंसान को, मुझे भी ज़रूरत होती है कि अगर मैं स्ट्रेस में हूँ, किसी भी, चाहे वर्क स्ट्रेस में हूँ, किसी भी तरह के स्ट्रेस में हूँ, तो आई नीड काउंसलिंग। देखिए पूरी दुनिया में ये है कि जो इस तरह के जो इश्यूज़ क्रॉप अप होते हैं, अदरवाइज़ भी होते हैं, लेकिन कोविड में ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके घर में
जो है ना खाना नहीं है, आपके बच्चों की डिमांड है, बीवी की डिमांड है, मर्द वैसे ही वो ज़रूरियात के इश्यूज़ हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट वैसे भी बहुत सारे क्रॉप अप कर जाते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं फैमिली काउंसलिंग भी होनी चाहिए और इंडिविजुअल काउंसलिंग भी होनी चाहिए। वैसे अदरवाइज तो वरना मर्द या घर का सरबराह बाहर निकल जाता है तो कुछ ये कि उसको छुपने का एक मौका मिल जाता है, बहाना बच्चों की फरमाइशों से, इससे कि भाई मैं चला गया, आप सामने बैठे तो फिर नहीं। लेकिन देखें मर्द का तो ये होता है ना कि बाहर गया, जॉब में लगा रहा, काफ़ी देर बिजी रहा, आधा पूरा दिन उसने काम किया, तो घर आया तो थका आ रहा है, तो उस वक्त तक वो कम से कम उन सारे इश्यूज से जो कि घर में थे उसको वो छोड़ के निकलता है, ठीक है ना। लेकिन औरत घर में ही रहती है, औरत को ज़्यादा फेस करना पड़ता है, तो औरत को तवज्जो भी ज़्यादा चाहिए होती है, बच्चों को भी ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है। जब आप उनके पर्सनल अफेयर में बच्चों के बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करेंगे तो भी इश्यूज आते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि फैमिली को किस तरह चलाया जाए, किस तरह से चीज़ें की जाएं। तो ये कोविड में ये चीज़ें बढ़ी हैं और अभी और चीज़ें निकल के आएंगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान में तो इस कोविड में आप देख लें कि महंगाई कहाँ पहुँच गई है, बेरोज़गारी कहाँ पहुँच गई है, और रोज़ाना की जो ख़बरें हैं, फिर हमारे यहाँ जो मीडिया पे सिर्फ एक ही ट्रेंड है कि शाम को सारे लोग बैठ जाते हैं और वो सारी बात कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ पॉलिटिकल बातें हो रही होती हैं। तो लोगों की रियल लाइफ पे आपको प्रोग्राम कम मिलते हैं। जैसे आप इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, आपको कितने प्रोग्राम ऐसे मिलते होंगे कि जिसमें लोग इस पे बात करें कि कोविड रिलेटेड अगर इश्यूज़ हों। तो मैं ये समझता हूँ कि जो टीवी चैनल्स को भी और बाकी सोशल मीडिया पे भी उन तमाम सर्विसेज को फ्री उनके ऐड आने चाहिए कि जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, क्योंकि ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है काउंसलिंग के हवाले से या मेडिकल के हवाले से या फाइनेंशियल हेल्प के हवाले से या कोई, तो इस पे तो बाकायदा एक पूरे प्रोग्राम होने चाहिए और लोगों को उस पर काम करना चाहिए कि ताकि लोगों को गाइड कर सकें। लोगों को नहीं पता है कि वो किधर जाएं। तो इतना बड़ा शहर है, इतनी सर्विसेज हैं कराची में, जो आपको पता है कि किस तरह लोग, कराची तो बहुत रिच है ना हर चीज़ में, क्राइम में भी रिच है और सर्विसेज में भी रिच है, तो हर चीज़ में हम रिच है। तो इस लिहाज से तो क्राइम काफ़ी है, थोड़ा कम हो गए ना क्राइम के हवाले से, थोड़ा सा आई डोंट थिंक सो कि कोई क्राइम कम हुए हो। क्राइम मेरे ख्याल में तो बढ़ा है, रिपोर्टिंग कम है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ऐसे में आप क्या मशवरा देंगे, या आपके पास जो केसेस आए हैं, आपके सामने जो केसेस आए हैं, तो फिर फैमिली काउंसिल हो जाती है, ज़रा समझ उनको देर में थोड़ा आ जाती है समझ के, नहीं ये ज़ाहिर चलना है, साथ फैमिली को लेके चलना है, सिस्टम को लेके चलना है। देखिए इसमें जो हमारी जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव साइड है, वो ये है कि हमारा फैमिली यूनिट इंटैक्ट है, मेजॉरिटी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मियाँ बीवी रह रहे हैं, तो फैमिली के लोग इंटरफेयर करते हैं ज़्यादातर, मतलब नेगेटिव भी इंटरफेयर करते हैं और पॉजिटिव भी करते हैं। नेगेटिव में यह है कि अगर लड़के की बहनें हैं और उनकी अम्मा हैं या अब्बा हैं, वो लड़के की साइड लेकर और लड़की को अगर स्कोल्ड करेंगे या उसको वायलेंस को जस्टिफाई करेंगे, तो ज़ाहिर है कि वो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, कम नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो फैमिली को टूटने नहीं देती और वो बीच में काउंसिल भी करते हैं। लेकिन जब वो कोर्ट तक आ जाते हैं ना, तो वो सारे स्टेप ऑलरेडी क्रॉस करके आते हैं। अब मसला ये है, मैं बहुत अरसे से इस बात को जो है ना इसका मुतालबा करता रहता हूँ कि हमारे जो फैमिली लॉ है, फैमिली केसेस जब फाइल होता है तो फाइल होने के साथ ही मैंडेटरी ये होना चाहिए कि वो मीडिएशन की तरफ जाएं, मीडिएट करें फैमिलीज को। क्योंकि जैसे ही कोई केस कोर्ट में फाइल होता है तो लड़की और लड़के को अलग कर देते हैं, फिर लड़की लड़के से रब्ता नहीं कर सकती और लड़का लड़की से रब्ता नहीं कर सकता। उसका नतीजा ये निकलता है कि अगर वो रियलाइजेशन, और अगर उनकी रियलाइजेशन भी हो कि हमें बात कर लेनी चाहिए, हमें चले जाना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, तो वो भी नहीं हो पाता है। तो वो ऑफिशियल होना चाहिए। हालांकि हमारे जो फैमिली लॉ के अंदर ये एक प्रोविज़न मौजूद है कि सालिसी होनी चाहिए अगर इस तरह मियाँ बीवी में या फैमिली। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो देखें, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। उसी को मीडिएशन कहा जाता है ना, उसी को मीडिएशन कहा जाता है कि वो मैंडेटरी होना चाहिए, मतलब वो लाजमी होना चाहिए कि वो दोनों लड़की लड़का, या अगर अब बहुत सारे ऐसे वायलेंस के केसेस आ रहे हैं जिसमें बेटे बेटियां अपने माँ बाप के साथ वायलेंस कर रहे हैं, उसके केसेस भी हमारे साथ आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कभी आप सिर्फ उस पर प्रोग्राम करें। इसी तरह बहुत सारे घरों में
जो उनकी गैर शादीशुदा बहनें जो जायदाद की मालिक होती हैं, या फिर वो जो स्पेशल लोग हैं जो घरों में रह रहे होते हैं, उनके साथ क्या बर्ताव होता है, वो उनके साथ वायलेंस की क्या सूरत हाल है, तो वो तो फिर ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि कोविड रिलेटेड इश्यूज़ में जहाँ मेडिकल इशू के हवाले से बात है, वो मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंटल हेल्थ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और हमारे पास तो चूँकि हमारी मददगार हेल्पलाइन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन पे काम करती है, और हमें इस तरह की कॉल्स बहुत सारी आती हैं, हम उनको रिजॉल्व करने की भी बात करते हैं, लेकिन कई दफ़ा रिजॉल्व नहीं होते जब वो बाहर निकल आते हैं। तो अब आपके ख्याल में क्या मशवरा देंगे आप कि इस तरह के केसेस में इसको कम कैसे किया जा सकता है, या इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं कि वो कोर्ट तक भी जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए? चूँकि आप को बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे डायरेक्टली, फैमिलीज भी सुन रही होंगी, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, एक तो ऐसा थोड़ी सी अगर कुछ कंडीशंस भी एक्सप्लेन आप कर सकें कि देखिए, एक तो रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है कि अगर घर में मर्द के फाइनेंशियल इश्यूज हैं, गुर्बत बहुत है, तो अब ऐसा ज़माना नहीं रहा कि सिर्फ मर्द कमाएगा, तो मर्द को भी ज़रा सा स्पेस देना पड़ेगा, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, कि वो भी कोई घर में बैठ के काम करें या घर से बाहर जाके करें, कोई ट्रेनिंग कराएं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो उनका ये सब्जेक्ट है, उनके बाकायदा ये वजारतें इतनी बड़ी बड़ी, वो क्या कर रही हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि फैमिलीज़ को मीडिया के थ्रू बताया जाए कि वो कहाँ जाएं, कहाँ कॉल करें, कहाँ पे वो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज को ले सकते हैं, ठीक है ना, ताकि जब आप बताएंगे, मीडिया अगर कोई चीज़ बताएगा तो वो ऑथेंटिक होगा, क्योंकि कई दफ़ा लोग फ्रॉड भी कर रहे होते हैं। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए भी आपको ऑथेंटिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिनका वाकई कोई एक अपना काम है, उनको ऑनलाइन टेलीफोन के ज़रिए लोगों को काउंसिल करने के लिए, इस तरह अगर पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है, तो उनको चाहिए कि वो, जैसे विमेन पुलिस स्टेशन बने हुए, अगर बने हुए कुछ तो हैं, कराची में तो नज़र आते हैं, बाकी का मुझे नहीं पता, तो वहाँ पे जो है ना वो काउंसलर भी बैठे हुए, अगर बैठे हुए तो उनके ज़रिए उनको काउंसिल करवाया जाए। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये इश्यूज़ हैं, और इंशाल्लाह जो आपने हाईलाइट किए चीज़ें उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हम उसको भी डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ज़िया आवान एडवोकेट साहब की, और उम्मीद है कि आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। हम ऐसे इश्यूज़ को लाते रहेंगे मेट्रो मैटर्स में और डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि उससे कैसे निपटा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर केस का फैसला कोर्ट में ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, उससे आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, आपकी इज़्ज़त भी ख़राब होगी। तो क्यों ना उस स्टेज से पहले ही अगर कोई सालिसी हो जाए, मसालत हो जाए, और एक दूसरे को जोड़ने की बात होनी चाहिए, ना कि तोड़ने की बात होनी चाहिए। तो ऐसे इश्यूज़ पे हम आगे भी बात करेंगे। मेट्रो मैटर्स से अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।